गुड इवनिंग। लेक्स एंड जीएस एकेडमी के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी भारतीय न्याय संहिता 2023 की बीएनएस 2023 की सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि साधारण स्पष्टीकरण बताती है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो इसके नो क्लोजेस जो हैं उसमें 3 क्लोज 5 जो आपका कॉमन इंटेंशन के बारे में बताती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस एग्जाम के व्यू पॉइंट से और प्री के एग्जाम के व्यू पॉइंट से। और इसके साथ साथ आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, ज्वाइंट लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी। वो आपने देखा होगा कि एक अपराध बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, तो उस अपराध के लिए किसे किस प्रकार से दोषी माना जाए, तो उस पर जो है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी जो है अप्लाई होता है। तो इसे हम लैंडमार्क जजमेंट्स से रिलेट करके समझेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या होती है और सिमिलर इंटेंशन क्या होती है, और आपका संयुक्त दायित्व का सिद्धांत क्या होता है। तो क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3, साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशंस। तो ये आपका सेक्शन 3 जो है ये साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। सेक्शन 3 का क्लोज 1, इस संहिता में सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स पूरी भारतीय न्याय संहिता में अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोबारा ना दोहराया गया हो। अब इसे हम ब्रेक करके समझेंगे। इस संहिता मीन्स भारतीय न्याय संहिता, सर्वत्र पूरी भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस है, जो डेफिनेशन दी गई है ऑफेंस की, और नंबर 2 दांडिक उपबंध जो दिए गए हैं, पीनल प्रोविजन, और और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध, परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत जो उदाहरण या इलस्ट्रेशन है। साधारण अपवाद, यह है बीएनएस का चैप्टर 3। शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि जो चैप्टर 3 है बीएनएस का, वो साधारण अपवादों के बारे में बताता है कि उन अपवादों के अंतर्गत किया गया कार्य समाज के लिए बुराई तो है, लेकिन कुछ कंडीशन में और कुछ व्यक्तियों पर, स्पेसिफिकली कुछ व्यक्तियों पर वो अपराध नहीं समझा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया था कि 7 साल से कम उम्र का बालक अगर कोई अपराध करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, उसे हम क्रिमिनल ट्रायल के क्राइटेरिया में नहीं ला सकते। या कोई पागल व्यक्ति जो अपराध करता है उसे भी इस क्राइटेरिया में नहीं लाया जा सकता। या कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे में है, बशर्ते उसे नशा जो है
उसकी मर्जी के विपरीत दिया गया हो, वो उस नशे में कोई ऑफेंस करता है, तो उस अपराध को भी हम क्रिमिनल ट्रायल के क्राइटेरिया में नहीं ला सकते। और इसी तरीके से चैप्टर 3 में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जो बुराई तो है समाज के लिए, लेकिन उन्हें जो है अपवादों की कैटेगरी में रखने के कारण वो अपराध एज ए ऑफेंस जो है उन्हें ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो इसके कहने का ये मतलब है कि बीएनएस में, पूरी बीएनएस में जो ऑफेंस की हर एक डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है, और जितने भी पीनल प्रोविजन मतलब दांडिक उपबंध दिए गए हैं कि किस अपराध के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है, और ऐसी प्रत्येक परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत, इनने परिभाषा दांडिक उपबंध के साथ साथ दृष्टांत को भी ऐड कर लिया है कि परिभाषा, दांडिक उपबंध और दृष्टांत, इस पर जो भी साधारण अपवाद हैं, जो मैंने आपको 3 बताए, 7 साल से नीचे का बालक, पागल व्यक्ति या नशे में जो धुत है व्यक्ति, उसके द्वारा किया गया अपराध, या कोई अन्य अपवाद, क्योंकि अपवाद बहुत सारे हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल बताए हैं। तो जो भी चैप्टर में अपवाद बनाए गए हैं, शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। भारतीय न्याय संहिता में जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी पीनल प्रोविजन है, दांडिक उपबंध, और जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, उनमें सब जगह तो पॉसिबल है नहीं कि ये चीज दोहराई जाए बार बार कि 7 साल से, अगर ये अपराध 7 साल से कम एज का बालक करेगा, या पागल व्यक्ति करेगा, या आपका नशे में धुत व्यक्ति करेगा, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब हर एक सेक्शन में तो इस तरीके की कंडीशन और एक्सेप्शन मेंशन करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इनके कहने का मतलब यही है कि हम हर जगह जो है, हर ऑफेंस के नीचे ये चैप्टर 3 के जितने भी एक्सेप्शन है, अपवाद जो हैं, उन्हें हम हर सेक्शन में, हर दांडिक उपबंध में या हर दृष्टांत में ऐड नहीं कर सकते। इसलिए जब भी ऐसी कंडीशन, अपवादों से रिलेटेड कोई भी कंडीशन किसी परिभाषा से कनेक्ट होती है, किसी दृष्टांत से कनेक्ट होती है, या किसी पीनल प्रोविजन से कनेक्ट होती है, तब यही समझा जाएगा कि वहां पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, और उस एक्ट को अपराधी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो सिंपल सा है कि हर एक डेफिनेशन, दांडिक उपबंध, आपका दृष्टांत, नंबर 3, ये सब पर जो है साधारण अपवाद जो हैं बीएनएस चैप्टर 3 के, ये सब अप्लाई है, भले से कहीं लिखे नहीं गए हैं, बट वो बिना लिखे भी अप्लाई है। इन्होंने लास्ट में लिख भी दिया है, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो, चाहे हम उसे जो है बार बार दोहराए ना, लेकिन जितनी भी परिभाषा है, दांडिक उपबंध है, और आपके जो है दृष्टांत है, उन पर सब पर चैप्टर 3 जो है वो एप्लीकेबल है। क्लियर है? इसका एक इलस्ट्रेशन भी दिया है समझाने के लिए, इसे देख लेते हैं। इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती, वही कंडीशन आ गई जो मैंने आपको बताई, कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद, यहां आ गया चैप्टर 3 के अध्ययन समझी जानी है, जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, अपराध नहीं है। मतलब पूरी भारतीय न्याय संहिता में जितने भी अपराध दिए गए हैं, जितने भी दांडिक उपबंध दिए गए हैं, या जितने भी
आपके जो दृष्टांत दिए गए हैं उसमें कहीं भी 7 साल से कम का बालक, 7 साल की आयु से कम का बालक अगर वो काम कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है या लोप कर रहा है, तब उस पर जो है चैप्टर 3 जो है अप्लाई हो जाएगा, जो ये कहता है कि 7 साल से कम आयु के बच्चे पर अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है जो इसमें जो दिया गया है वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसका खा देखते हैं। का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है, मतलब या नाम का व्यक्ति है, उसने मर्डर किया है, और एक जो है पुलिस ऑफिसर है का नाम का, या को गिरफ्तार कर लेता है। यहां का सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं है, आपने किसी कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जहां से वो ना कहीं जा सकता है ना कुछ कर सकता है, तो इसे कहा जाएगा सदोष परिरोध, कि आपने उसे ऐसी जगह बंद कर दिया है जहां से वो कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर कॉमन पर्सन ऐसा किसी और पर्सन के साथ करे तो वो अपराध माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर का जो है एक पुलिस ऑफिसर है और इसे पता है कि या नाम के व्यक्ति ने हत्या की है, हत्या का अपराध किया है, तो का अगर या को कहीं देखता है तो वो इसे अरेस्ट कर लेगा, और का को या को का द्वारा अरेस्ट जो किया जा रहा है, ये पावर का को किसने दी है? ये विधि द्वारा दी गई है, कि विधि ने उसे जो है इस काम के लिए नियुक्त किया है कि आप किसी अपराधी को जो है, अगर किसी पर्सन ने अपराध किया है तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, और अरेस्ट करके कहीं सदोष परिरोध का अपराधी आपको नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने हत्या की है और आपके पास राइट्स हैं, लो के विधि द्वारा आपको आबद्ध किया गया है कि आप जो है किसी मर्डर करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो और उसे कस्टडी में रख सकते हो। यहाँ का सदोष परिरोध का के अपराध का दोषी नहीं है। लेकिन अगर कॉमन पर्सन किसी और पर्सन के साथ इस टाइप से करे कि उसे कहीं बंद कर दे तो वो अपराधी माना जाएगा। लेकिन का को किसने पावर दी है? विधि द्वारा वो आबद्ध है कि जो है आप जो है मर्डर करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करने की पावर रखते हो, और इसलिए यह मामला उस साधारण और इसलिए यह मामला उन साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। साधारण अपवाद में ही जो चैप्टर 3 है वहां पर यह भी एक्सेप्शन है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। मीन्स का कौन है? एक पुलिस ऑफिसर है और इसके पास पावर है, पावर टू अरेस्ट ऑफेंडर या क्रिमिनल्स या एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो लास्ट वाला जो आपका ये वाला इलस्ट्रेशन था, ये 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किए गए बालक द्वारा किए गए अपराध पर अप्लाई था, जो समझाया गया कि कोई बात अपराध नहीं है
क्योंकि वो चैप्टर 3 उस पर अप्लाई हो रहा है। और ये जो हवाला है, इसमें पुलिस अधिकारी का आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि उसके द्वारा अगर किसी मर्डर करने वाले या किसी ऑफेंस करने वाले पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उसे किसी परिरोध में रखा जाता है तो वो सदोष परिरोध का अपराधी नहीं माना जाएगा। क्लोज नंबर 2, प्रत्येक पद, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति। प्रत्येक पद जिसे इस संहिता बीएनएस के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। कोई भी एक्सप्रेशन दी गई है भारतीय न्याय संहिता में और वो एक्सप्रेशन से रिलेटेड या वही एक्सप्रेशन और जगह भी भारतीय न्याय संहिता में आती है, तो जो पहले जो उसका एक्सप्रेशन दिया गया है और बाद में वो कहीं आती है तो उसका एक्सप्रेशन वही समझा जाएगा जो पहले दिया गया था, चाहे वो सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, फोर्थ टाइम आए, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो वही समझा जाएगा जो फर्स्ट टाइम दिया गया है पूरी संहिता में। क्लोज नंबर 3, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नाम का कोई पर्सन है, इसके पास एक बाइक है। अगर ये बाइक उसके नौकर के पास है, अगर ये बाइक उसके लिपिक के पास है, अगर ये बाइक उसकी पत्नी या पति के पास है, तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार यह माना जाएगा कि अगर इसकी बाइक, ए नाम के पर्सन की जो बाइक है, वो चाहे इसके नौकर के पास है, लिपिक के पास है, पति या पत्नी के पास है, पास होने का मीन्स है आपका पोजीशन, कब्जे में, तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार यह समझा जाएगा कि इन तीनों के पास अगर एक ही बाइक है, जो कि इसका इसका हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, इसका एम्प्लॉयर हो सकता है, या इसका जो है मालिक हो सकता है ए, तो ये ही समझा जाएगा कि ये ए के पोजीशन में ही जो है बाइक है, चाहे वो नौकर के पास हो, चाहे वो लिपिक के पास हो या पति पत्नी के पास हो, यही समझा जाएगा कि बाइक जो है अब भी किसके कब्जे में है, ए के कब्जे में है। अब अगर हम इसमें एक कंडीशन ऐड कर देते हैं, बी नाम का पर्सन है जो कि एक चोर है। अब ए नाम के पर्सन ने अपनी बाइक जो है वो अपने लिपिक को दी, ऑफिस का कोई काम है जिसे निपटाने के लिए ए ने अपनी बाइक जो है वो लिपिक को दी, लिपिक को मान लेते हैं हम सी। अब लिपिक ए की बाइक ले गया कहीं, अब मार्केट में क्या होता है कि लिपिक ने जो है ये बाइक जो है इसके पास अपने मालिक की, ये कहीं पर खड़ी कर दी और ये अपना काम निपटाने चला गया। इस बीच क्या होता है कि बी नाम के चोर ने इस बाइक को जो है चोरी कर लिया। अब बी के खिलाफ एफआईआर होती है चोरी की, तो बी जो है
ये डिफेंस ले सकता है कि जिसकी बाइक है, बी जो है कोर्ट में डिफेंस ले रहा है अपने बचाव में कि बाइक जो है वो तो एक ही है और मैंने चोरी करी है मार्केट से, उसके लिपिक के पास थी। तो चोरी के केस में पोजीशन जो होती है, जो चोरी के केस के 5 एलिमेंट होते हैं ना, जो आवश्यक तत्व होते हैं, उन्हें प्रूव किए बगैर आप चोरी के अपराध को किसी पर प्रूव नहीं कर सकते। तो उसमें जो एक होता है पोजीशन कि किसके कब्जे में से ली, तो ये यहाँ डिफेंस लेता है कि मैंने तो असली मालिक के कब्जे में से ली ही नहीं है बाइक, तो फिर मुझ में चोरी के अपराध का अपराधी कैसे हुआ। तब यहाँ भारतीय न्याय संहिता में ये चीज क्लियर कर दी है कि आपने अगर बाइक ए के नो के पोजीशन में से चोरी की, या आपने बाइक ए के लिपिक के पोजीशन में से की, या आपने बाइक जो है ए के पति या पत्नी के पोजीशन में से चोरी की, तो यही माना जाएगा कि आपने जो है बाइक वो एक ही पोजीशन में से ही चोरी की है। वो बाइक जो है चाहे इनके पास है, लेकिन वो पोजीशन किसकी मानी जाएगी, लीगली वो पोजीशन मानी जाएगी एक ही। इसलिए इसका जो है डिफेंस है ये जो है डिनाई हो जाएगा। अब एक कंडीशन और है इसी सेक्शन में, स्पष्टीकरण में, लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से, टेम्परेरी, या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक सेवक समझा जाएगा। इसकी दो कंडीशनें इसने क्लियर कर दी हैं कि लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर, मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, मेरी फैमिली फंक्शन है, मैंने किसी व्यक्ति को टेम्परेरी सर्वेंट जो है नियुक्त कर दिया कि भाई आपको 3-4 दिन ये प्रोग्राम है और आपको जो है मेरे घर पर रहकर ये सारा काम जो निपटाना है एज ए सर्वेंट। तो यहाँ पर इसने यही कहा है कि अगर ऐसा लिपिक या सेवक, मान लीजिए जिस 3-4 प्रोग्राम दिन के प्रोग्राम में मैं एक सर्वेंट रख रहा हूँ टेम्परेरी, वहीं मैंने एक पर्सन और रख लिया है जो उस पूरे प्रोग्राम का हिसाब किताब देखेगा टेम्परेरी बेस पर। तो जो है चाहे वो लिपिक है चाहे वो सेवक है, अस्थायी क्योंकि मैंने 3-4 दिन के लिए रखा है जब तक मेरा फैमिली फंक्शन है, या किसी विशिष्ट अवसर पर जो मैंने बताया आपको, मान लीजिए मेरे यहाँ फैमिली फंक्शन है, नियोजित कोई भी इस उपधारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। तो ये जो उपधारा है ये उन पर्सन पर भी जो है एप्लीकेबल है जो लिपिक या सेवक की हैसियत से किसी अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित किए जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने अपने किसी फैमिली फंक्शन के लिए 3-4 दिन के लिए टेम्परेरी बेस पर एक सर्वेंट रखा है और एक लिपिक टाइप का पर्सन रखा है जो मेरा हिसाब किताब देखेगा उस फंक्शन का, और वो जो सर्वेंट रखा है जो वहां का सारा काम संभालेगा। तो उन्हें भी, उनके पास अगर मैं अपनी बाइक उसे देता हूँ टेम्परेरी सर्वेंट को कि जाओ सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ, और वो जाता है और वो बाइक चोरी हो जाती है, तब भी यही समझा जाएगा कि वो मेरे पोजीशन में थी। इस उपधारा का स्पष्टीकरण का कहने का सीधा सीधा मतलब यह है जो ये मैंने बता दिया आपको। क्लोज नंबर 4, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, इस संहिता, जहां आ रहा है वहां वीएनएस आप खुद कर लोगे, के प्रत्येक भाग में जितने भी पार्ट है वीएनएस के, किए गए कार्यों का निर्देश करने वालों का शब्दों का विस्तार, जो आपके कार्य जो एक्ट बताए गए हैं, अवैध लोपों पर भी है। मतलब जिस क्राइटेरिया में भारतीय न्याय संहिता में जितने भी एक्ट बताए गए हैं, उनका उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में एक्ट के लिए, कार्यों के लिए, वो सारे के सारे निर्देश अवैध लोपों, इलीगल ओमिशन
पर भी अप्लाई रहेंगे जैसे कि एक्ट पर है। क्लोज नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। जिन्होंने आईपीसी पढ़ी है, आईपीसी का सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन के बारे में है, ये वही है आईपीसी की सेक्शन 34 जो हमें बताता है कॉमन इंटेंशन और जो इसके जो क्लोज नंबर 5 to 8 है, मतलब 3 का 5, 6, 7, 8, ये जो है 3 से लेके 5 और 3 का 8, ये जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए है, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपके सामने रीड कर दी है, इसे मैं डेप्थ में समझाऊंगा, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, इसके एसेंशियल जो आवश्यक तत्व हैं वो भी लिखवाऊंगा, और इसमें मुझे आपको जजमेंट भी बताने हैं। दो जो जजमेंट है जो आपके, एक तो जो है इंडिया के फ्रीडम से पहले का है और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो इसे पढ़ते हैं। जब कोई आपराधिक कार्य मीन्स ऑफेंसिव एक्ट कई व्यक्तियों द्वारा, कई व्यक्तियों का मीन्स एक से अधिक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हो जाए, अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, सबका एक सामान्य आशय है और उसके फर्दर उसके उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत के अनुसार 4 व्यक्ति अगर कोई आपराधिक कार्य अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए करते हैं, मान लीजिए वो 4 आदमी ए बी सी डी हैं और उन्होंने जाकर उनमें आपस में जो है माइंड मेकअप कर लिया उन्होंने अपना, और उन्होंने जाकर एक्स नाम के व्यक्ति को मर्डर कर दिया। तो अब क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि ए ने कितना ऑफेंस करा, बी ने कितना ऑफेंस करा, सी ने कितना ऑफेंस करा या डी ने कितना ऑफेंस करा। ये एनालाइज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। तो प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी जो है उसने ये प्रोविजन कर दिया है कि इन चारों में जो एक व्यक्ति भी है और 4 व्यक्ति, तो चारों में प्रत्येक जो एक एक व्यक्ति है उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उस एक ने मर्डर किया हो, दूसरे को भी ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उस अकेले ने मर्डर किया हो। मतलब चारों पर बराबर की लायबिलिटी डाली जाएगी कि आपने सबने मिलकर मर्डर किया है और आप सभी एक एक व्यक्ति इस मर्डर के लिए जो है दोषी हो, वो पूरी लायबिलिटी उन 4 के ऊपर पड़ेगी। और इसे डिटेल में हम जो है बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है मुझे आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। क्लोज नंबर 6, जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है
उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। तो जब कोई कार्य आपराधिक ज्ञान, जिसका हमें ज्ञान है कि ये कार्य आपराधिक है और हमारा इंटेंशन भी है, और ऐसा जो कार्य है वो इसलिए ही आपराधिक है क्योंकि उसे करने का जो कारण है वो आपराधिक ज्ञान है या आशय है, तब ऐसे व्यक्ति जो उस कार्य करने को एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं, साथ में आए हैं, तो जो है हर एक व्यक्ति उसमें अकेला ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो काम उस अकेले ने किया हो, और दूसरे को भी ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो काम उसने किया हो। मतलब ज्वाइंट लाइबिलिटी सब जितने भी व्यक्ति होंगे उन पर सब पे अप्लाई होगी। इसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मान लीजिए एक्स नाम का व्यक्ति है और ये ए नाम का व्यक्ति है, इसकी इससे दुश्मनी है। अब ए को एक्स कहीं रास्ते में मिल जाता है और ए जो है इसे पीटना शुरू कर देता है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, एक्स नाम से उसकी दुश्मनी है, और ये एक्स जो है रास्ते में मिल गया, ए ने जो है उसे पीटना शुरू कर दिया। अब उसे जो पीटना शुरू किया तो ये क्या कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। अब यहां पर अचानक से बी नाम का व्यक्ति आ जाता है। अब बी की भी एक्स से जो है दुश्मनी है। अब बी को कभी मौका मिला नहीं, लेकिन आज जब इसने ए को एक्स को पीटते हुए देखा तो इसके अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई, बोले चलो यार बहती गंगा में हाथ धो ले रहे। तो इसने भी क्या करा, बी ने भी एक्स को जो है पीटना शुरू कर दिया। इसने भी क्रिमिनल एक्ट शुरू कर दिया इसे पीटने का, कोई भी पीट रहा है। अब जो है ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, एक्स को पीट रहे हैं। किसी को लिटाल के जमीन पर तुम पीट रहे हो तो इतनी तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये आपराधिक कार्य है, और जब तुम्हें पता है कि तुम किसी को लेटाकर पीट रहे हो और वो एक आपराधिक कार्य है और तुम वो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा आशय भी है, इंटेंशन भी है, इसलिए उसे पीट रहे हो तुम जानते हुए कि ये कार्य आपराधिक है। तो होता क्या है, एक्स जो है वो मर जाता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो ये है कि ए की पिटाई से मरा एक्स या बी की पिटाई से मरा एक्स, क्योंकि ए भी उसे पीट रहा था, बी भी उसे पीट रहा था। तो क्या होगा इस कंडीशन में, दोनों के ऊपर आईपीसी 302 या बीएनएस 103 का एक अप्लाई हो जाएगी। दोनों पर ही मर्डर का चार्जेस लगेगा ज्वाइंट लाइबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि किसकी पिटाई से एक्स मरा, इसलिए दोनों पर ज्वाइंट लाइबिलिटीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों पर जो है 302 मर्डर का चार्ज जो है लगेगा। अब इसमें दो कंडीशनें आएंगी जो कि स्टूडेंट्स के मन में आती हैं। मान लो कंडीशन आती है ये कि सर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ए की जो है पिटाई से नहीं मरा, बी की पिटाई से मरा। कभी कभी आइडेंटिफाई होता है
इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई होता है कि एक्ट तो दोनों कर रहे थे, लेकिन जो एक्स पर नाम का पर्सन है वो मरा बी की पिटाई से है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में होगा ये कि अगर ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ए की पिटाई से एक्स नहीं मरा है, तो ए पर तो लगेगी आपकी अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन बी जो है वो मर्डर के सेक्शन में ही लटकेंगे। ये इसकी पहली कंडीशन है। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन भी ये है कि ए जब एक्स को पीट रहा था उस टाइम बी आ जाता है। बी कोई एक्ट नहीं कर रहा, बी बस खड़ा हुआ है वहां पर। उसने देखा कि ए जो है एक्स को मार रहा है और बी के मन में जो है एक्स के प्रति इलविल तो है, बुरी भावना तो है, बट बी जो है उसे पीटने का काम नहीं करता, वो एक्ट नहीं करता। दूर से खड़ा होकर वो करता क्या है, ए को उकसाने का काम करता है कि मारो, ठीक है, अच्छा है, मारो इसे, ये है ही ऐसा, खत्म कर दो आज इसे। ये क्या कर रहा है, इसका दुष्प्रेरण कर रहा है, इसे एबेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये ए को दुष्प्रेरण कर रहा है कि एक्स को तुम मार दो, मार डालो, खत्म कर दो इसका खेल, तो और ए की पिटाई से एक्स जो है मर जाता है, तो इस कंडीशन में जो ए है उस पर तो लगेगी मर्डर, और बी जो एवेट कर रहा था इस पर जो है एवेटमेंट का चार्ज लगेगा, और जो एवेटमेंट होता है उसकी जो सजा होती है वो मुख्य अपराध के सिमिलर होती है। तो ये इस पर अगर एवेटमेंट लगेगा तो सजा मर्डर के बराबर होगी इसमें, तब भी जो है इस कंडीशन में जाने दोनों ही हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि इन्हें दोनों को नॉलेज और इंटेंशन प्रॉपर थी। और यहाँ एक चीज बता दूं, ना ए बी को जानता है ना बी सी को जानता है, पूर्व चित्त मिलन प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड भी नहीं है, क्योंकि बी तो अचानक आया था यहाँ पर। फिर भी इन पर ज्वाइंट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है कि दोनों ही अपराध के दोषी हैं। तो इस एग्जाम्पल से ये तो आपका लगभग लगभग क्लियर है। अब देखते हैं इसका क्लोज नंबर 7। क्लोज नंबर 7, जहां किसी कार्य द्वारा एक्ट या किसी लोभ द्वारा ओमिशन किसी परिणाम का कारित किया जाना, रिजल्ट चाहिए, या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाता है
कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। मतलब आप किसी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए, या उस परिणाम को कारित करने का जो प्रयत्न आप वो कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो, आप पार्टली एक्ट भी कर रहे हो, पार्टली ओमिशन भी कर रहे हो उस स्पेसिफिक रिजल्ट को पाने के लिए, तब क्या समझा जाएगा कि वो अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। जिस अपराध के लिए आप जो है दोनों काम कर रहे हो। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके, अंशतः या को साशे जानबूझकर, डेलिबरेटली या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की है। जो अपराध हुआ है वो क्या है? हत्या का अपराध। हत्या का अपराध हुआ कैसे है? का नाम का पर्सन है और या नाम के व्यक्ति को भोजन देने की ड्यूटी है का की। तो का क्या करता है? इसे भोजन देना बंद कर देता है। अवैध लोप ही माना जाएगा ना। जब का की ड्यूटी है कि वो या को रोज भोजन दे, वो भोजन नहीं देता तो वो लोप माना जाता है। विधि भी कह रही है ना कि आप भोजन दो, लेकिन जो है भोजन नहीं दे रखा, तो ये लोप कर रहा है। और फिर क्या होता है कि या जो है खाना ना मिलने के कारण दुबला हो जाता है, वीक हो जाता है। तो फिर का क्या करता है? उसे पीटता भी है, और इस इंटेंशन से पीट रहा है वो या को। इस इंटेंशन से वो भोजन नहीं दे रहा, इस इंटेंशन से या को वो पीट भी रहा है ताकि वो मर जाए। और का जो है ये इंटेंशन के साथ कर रहा है कि एक काम करता हूं, इसे भोजन भी नहीं देता हूं, वीक हो जाएगा और फिर पीट लूंगा तब ये मर जाएगा। बोले फाइनली रिजल्ट जो है मुझे मिल जाएगा का की मृत्यु का, कि ये जो है या जो है डेड हो जाए। जो रिजल्ट है इसमें, जो वांटिंग रिजल्ट है, डिजायर जो रिजल्ट है वो है डिजायरेबल रिजल्ट। क्या है? डेथ ऑफ या। तो इस रिजल्ट को पाने के लिए का जो है उसे भोजन नहीं देता, वो वीक हो जाता है, फिर उसे पीटता भी है, और इस तरीके से एक लोप करके और मारने का एक्ट करके, पीटने का एक्ट करके उसकी वो हत्या कर देता है। तो ये माना जाएगा कि उसने जो है अंशतः लोप करके खाना नहीं दिया, अंशतः एक्ट करके, कार्य करके, पीट कर, पीटना क्या हो गया? एक्ट हो गया। फाइनली इन दोनों कामों को पार्टली करके क्या करा उसने? या को मार दिया। तो का ने कौन सा अपराध किया? क्या माना जाएगा? का ने जो है मर्डर किया है, क्योंकि उसका डिजायरेबल जो रिजल्ट था वो या की डेथ था, वो उसे मिल गई। चाहे उसने आधा काम ये करा, खाना नहीं दिया, आधा काम ये करा कि उसे जो है पीटा, वीक होने पर फाइनली वो मर गया, तो ये माना जाएगा कि का ने जो है हत्या का अपराध किया है। अब क्लोज नंबर 8 देखते हैं। जब कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साशे
विद इंटेंशन सहयोग करता है वह उस अपराध को करता है। अब इसका दृष्टांत से आप समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। का नाम का पर्सन है और खा नाम का पर्सन है, अलग अलग रूप से और विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। का और खा नाम के दो पर्सन हैं जो इस बात पे जिनके बीच जो है कोलिजन होता है, आपस में सहमति होती है कि वो दोनों, उन्होंने समय डिसाइड कर लिया है कि इस समय जो है मैं या को विष दूंगा और इस समय तुम या को विष देना, और अलग अलग देना है दोनों को। क्या विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से इंटेंशन सहमति के अनुसार विष देते हैं या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ का और खा हत्या ऑफेंस करने में साक्ष्य सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक थे। यहां एक क्वेश्चन तो उठता है कि का ने भी या को विष दिया, खा ने भी अपने समय पर या को विष दिया, लेकिन दोनों का टाइमिंग अलग है, फिर भी इन पे ज्वाइंट लायबिलिटी का जो है प्रिंसिपल अप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग टाइम पर दे रहे हैं। तो ये कैसे एनालाइज किया जाए कि किसके विष की मात्रा से वो मरा है? तो यहां पर जो की पॉइंट है इस इलस्ट्रेशन में, एक तो आप गया आपका इंटेंशन, और दोनों में जो थी का और खा में सहमति थी। कोलिजन पहले से था, दोनों जो है तैयार हुए थे कि हम दोनों को मिलकर या को विष देकर उसे मारना है, उसकी जो है हत्या करनी है। तो यहाँ पर जो आपका जो की पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहा है इंटेंशन और एक आ रहा है आपस में सहमति। इसलिए दोनों का जो कोलिजन हुआ है, दोनों दोस्ती निभा रहे थे ना या को मारने के लिए, तो अब सजा भी तो दोनों बराबर ही भुगतेंगे, साथ में भी तो दोस्ती जो है निभानी पड़ेगी। अब क्रिमिनल ट्रायल जो फेस करना होगा वो भी दोस्ती निभाते हुए ही करना होगा। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दो लोगों में अगर इंटेंशन है और आपस में कोलिजन है और वो कोई आपराधिक कार्य करते हैं मिलकर, चाहे उनके कार्य पृथक पृथक है, कोई अलग समय पर कोई काम कर रहा है, कोई अलग समय पर काम कर रहा है, रिजल्ट क्या है, वांटिंग रिजल्ट क्या है? वांटिंग रिजल्ट यही है कि हमें स्पेसिफिक उस पर्सन को खत्म करना है, लेकिन आपस में सहमति है, इंटेंशन दोनों की एक है। तो क्या होगा कि दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉल होंगे और उन पर जो है बराबर ही ऑफेंस लगेगा दोनों पर, कि वहां अपराध में भी दोस्ती निभाई थी, अब यहां पर जो है क्रिमिनल ट्रायल में भी दोस्ती निभाओ। इसका दो इलस्ट्रेशन है वो और देखते हैं। इसका इलस्ट्रेशन खा है, एक का नाम है
और खा। का और खा नाम का व्यक्ति है जो कि जेलर है, जो जेल में जेलर होते हैं, और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी या नाम का एक प्रिजनर है, कैदी का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। मतलब या जो है वो 6 घंटे तो का के संरक्षण में रहता है और 6 घंटे जो है खा के संरक्षण में रहता है। का और खा या की मृत्यु कारित करने के आशय से, का और खा का इंटेंशन क्या है, या की मृत्यु कारित करना, या को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोप करते हुए इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी काल के दौरान या को भोजन देने का लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की हत्या के दोषी हैं। वही बात आ गई, इंटेंशन दोनों की कॉमन है कि या की मृत्यु कारित करनी है, और दोनों में जो है कोलिजन भी है, दोनों सहमत भी हुए इस काम के लिए कि या की जो है मृत्यु कारित करनी है और कैसे करनी है। जेलर का काम है हर एक कैदी को फूड प्रोवाइड कराना, उसे भोजन देना। जो विधि उससे कह रही है कि आपके संरक्षण में जो भी कैदी है आप उसे जो है भोजन दोगे। ये क्या करते हैं, उसे या नाम के कैदी को भोजन देना बंद कर देते हैं। तो जो कार्य विधि कहती है और वो आप नहीं करते तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोप बोलते हैं, ओमिशन बोलते हैं। तो इन्होंने यहाँ लोप करा और परिणाम तो इनका अवैध ही है, हत्या करना चाह रहे हैं। तो और जानबूझकर या जो है या को भोजन, दोनों ने अपने अपने टाइम पर भोजन नहीं दिया, या जो है बहुत ज्यादा वीक हो गया और उससे हो गई उसकी मृत्यु। तो यहाँ क्या माना जाएगा, का और खा दोनों हत्या के दोषी हैं, दोनों पर जो है मर्डर का चार्जेस लगेगा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि जो है एक्ट तो कुछ किया नहीं, ना मारा ना पीटा ना कुछ करा, लेकिन लोभ द्वारा मार दिया ना। जो विधि जो काम कह रही थी वो आपने करा नहीं, तो लोभ द्वारा जो है आपने उसे जो है भूखा मारा और वो फाइनली मर गया। और आपका आशय था, आपकी दोनों की सहमति थी, दोनों का टारगेट या था, खत्म कहानी। मर्डर का चार्जेस दोनों पर लगेगा। गा नाम का इलस्ट्रेशन है इसका, एक जेलर का नाम का एक जेलर है, यहाँ पर भी कैदी कौन है, या का संरक्षण भार रखता है। का या की मृत्यु कारित करने के आशय से, यहाँ पर जो है का जो है आशय सीधा सीधा क्या है, या को वो मारना चाहता है, या की मृत्यु कारित करना चाहता है। या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। लोप मतलब भोजन देने की उसकी ड्यूटी थी, उसने भोजन नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है या बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, का उसे जब भोजन नहीं देता। किंतु यह भुखमरी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो भुखमरी से खाना न मिलने के कारण या जो है जिस स्टेज पर पहुंचा है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उससे या की मृत्यु हो जाए। वो वीक तो हो गया है खाना न मिलने के कारण, लेकिन वो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उससे मर जाए। अब किसी तरीके से जेल की सुपीरियर अथॉरिटी को पता लग जाता है कि का जो है या को भोजन नहीं दे रहा है, जिसके कारण या जो है बहुत ज्यादा वीक हो गया है। का को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। अब का की जगह खा नाम का जेलर आता है, खा नाम का दूसरा जेलर आता है का की जगह, क्योंकि का को तो सस्पेंड कर दिया है। अब का से दुस्संधि या सहयोग किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह या की मृत्यु कारित कर दे,
या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। अब खा जो है, खा की का से कोई कोलिजन नहीं हुआ है, कोई जो है आपस में बात नहीं हुई है कि मेरा क्या इंटेंशन है, तुम्हारा क्या इंटेंशन है। ना का को खा का इंटेंशन पता है, ना खा को का का इंटेंशन पता है, और ना इनके बीच में कोई दुस्संधि हुई है, कोई कॉलिजन हुआ है, या आपस में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं कि भाई मैं ये काम अधूरा छोड़ के आया हूं या को मानना चाहता हूं, अब तुम मेरी जगह आ गए हो क्योंकि मैं तो सस्पेंड हो गया हूं, अब तुम आ गए हो तो तुम मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, तुम भी उसे जो है खाना मत देना और वो मर जाएगा। ऐसा कुछ भी इनके बीच में नहीं हुआ है। ऐसा था उसका उत्तरवर्ती और दुसंध्या सहयोग किए बिना, खा को ये जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि या की मृत्यु कारित कर दे, खा भी क्या करता है, बिना का से बात किए, बिना का से सहयोग किए, या बिना का को अपना आशय बताए हुए वो भी आता है, वो भी जो है क्या करता है, या को भोजन नहीं देता। अब उसके मन में जो चल रहा है वो चल रहा है, बहरहाल उसकी इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग का से कोई भी कॉलिजन नहीं हुआ है, कोई आपस में थिंकिंग का मिलन नहीं हुआ है, और ना कोई ऐसा जो है कोई उनके बीच में ट्रीटी हुई है कि हमें ये जो है काम करना है। लेकिन वो क्या करता, वो भी खाना नहीं देता या को फाइनली, और या जो है भूख से मर जाता है फाइनली, या भूख से मर जाता है। यहां पर कंडीशन ध्यान देना, खा जो है वो हत्या का दोषी है, किंतु का इसलिए का केवल हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कार्य अलग, दायित्व अलग, क्योंकि का ने जो या को भोजन नहीं दिया था उसे इस कंडीशन में तो कर दिया या को कि वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। लेकिन खाने जब उसे भोजन नहीं दिया तो वो फाइनली इस स्टेज पर आ गया कि वो मर गया। तो ये माना जाता है कि का ने जो करा उस दौरान वो जिंदा था, मरा नहीं था। तो जब मरा ही नहीं तो हत्या का किसी पर कैसे अपराध लगा दोगे। तो यहाँ पर जो का को माना गया वो अटेम्प्ट टू मर्डर माना गया ज्वाइंट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि काम तुम्हारा भी सही थोड़ी नहीं था, काम तो तुमने भी कुछ इसी टाइप का करा है ना कि यह मर जाए, लेकिन वो मरा नहीं, लेकिन तुमने उसे मारने का प्रयत्न तो करा ना, इसलिए तुम जो है हत्या के प्रयत्न में अंदर जाओ। और खा तुम्हारे एक्ट से जो है, तुम्हारे जो उसे खाना ना देने का जो लोभ किया है ओमिशन, उससे वो फाइनली मर गया। तो तुम भी ज्वाइंट लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग मर्डर के चार्ज में अंदर जाओ। तो यहां पर क्या है, कार्य अलग, दायित्व अलग, एक हत्या के प्रयत्न का दोषी और एक जो है एक हत्या का दोषी, जिसके लोभ से फाइनली या जो है मर गया वो हत्या का दोषी, और जिसके लोभ से वो मरने वाला ही था, मतलब प्रयत्न जारी था काका, लेकिन वो सस्पेंड हो गया तो वो मर नहीं पाया, इसलिए हत्या का ऑफेंस न लग के उस पर क्या लगेगा, हत्या के प्रयत्न का। इलस्ट्रेशन नंबर 9, जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबद्ध है, संबंध भी कनेक्ट है, किसी क्रिमिनल ऑफेंस को करने के लिए आपस में कनेक्ट है, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। कनेक्ट है और किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, तो वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, मतलब अपराध भी बदल सकते हैं और अलग अलग अपराधों के क्राइटेरिया में भी वो लोग आ सकते हैं जो आपस में किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए कनेक्ट है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं।
का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन, हर जगह या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। खा जो या से वैमनस्य इलविल रखता है उसका वध करने के आशय से, यहाँ इंटेंशन आ गया, और प्रकोपन के अधीन न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी है और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। एक का नाम का पर्सन है, इसे बी नाम के पर्सन ने जो है प्रोवोक किया, बहुत इस टाइप का प्रकोपन किया, मतलब कहते हैं ना उसे कि बहुत ज्यादा ना ऐसा प्रकोपन दिया कि बस वो या पर आक्रमण करके उसे पीटने लगता है। बी ने का को इस तरीके से प्रवोक किया है कि बस वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो या पर जो है टूट पड़ा, या पर उसने अटैक कर दिया। और अटैक ऐसा है कि उसमें या का मरना तो निश्चित है, लेकिन वो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में आपने वो अपवाद सुने हैं ना कि जहां पर इंटेंशन नहीं होती और किसी बंदे के उकसाने पर या प्रकोपन देने पर, प्रोवोक करने पर कोई बंदा मर जाता है किसी के हाथ से, तो वो हत्या ना मानकर उसे कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वहां पर इंटेंशन नहीं है। यहाँ पर का की इंटेंशन नहीं है, इसे कौन उकसा रहा है? बी इसे प्रोवोक कर रहा है कि या पर जो है आक्रमण कर दो। तो का जो या को पीट रहा है, उस पर जो अटैक कर रहा है, तो उससे जो अपराध होगा वो एक आपराधिक मानव वध होगा अगर या मर जाता है, और जो हत्या की कोटि में नहीं आता। सिंपल है, जब आपराधिक मानव वध है तो हत्या की कोटि में आएगा नहीं का जो अपराध है। अब दूसरा पर्सन जो है खा, वो या से बेमनस्य रखता है, खा तो या से खुन्नसी रखता है, वो सही वाली इलविल है, उसका वध करने के आशय से खा जो है इंटेंशन के साथ, इलविल तो खा रखता ही है या के लिए, और फिर जो है इंटेंशन के साथ क्या करता है, या को वो भी का की जो है सहायता करता है। और जो यहाँ पर जो आपका खा है वो किसी प्रकोपन में नहीं है, उसे कोई प्रवोक नहीं कर रहा, नहीं कर कर दे। और क्या करता है, या की का की सहायता करता है, का तो उस पर आक्रमण कर ही रहा है, बीच में हमारे जो है खा भी कूद पड़ते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वो प्रवोक करने पर उसे पीट रहा है या को, और ये इंटेंशन के साथ पीट रहा है कि मैं इसे जान से मार दूंगा, और दोनों लग जाते हैं अपने उसी काम में उसे पीटने के। तो यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, दोनों के एक्ट से फाइनली क्या होगा, या तो मरना ही है ना। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि खा तो हत्या का दोषी है, खा हत्या का दोषी है, और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। क्यों? क्योंकि खा के पास एक तो इलविल है बी के लिए, दूसरा इसकी इंटेंशन भी है कि या को जो है खत्म करना चाहता है, वो मारना चाहता है, उसका इंटेंशन है, जिसे हमने पढ़ा है, जिसका मेन श्रिया है उसका, ये खा का। और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवोकेशन के अधीन ये काम कर रहा है, प्रोवोकेशन के अधीन किसी के द्वारा प्रकोपन मिलने पर। और दूसरा
जो प्रोवोकेशन के अधीन होकर या अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई पर्सन मार दे तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाता है, ना कि मर्डर कहलाता है। इसलिए जो है ये जो है कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होगा और ये जो है आपका हत्या का दोषी होगा, खा जो है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन फैक्टर है ना, जो मेन फैक्टर है इस इलस्ट्रेशन में वो सिर्फ आपका इंटेंशन और आपका इलविल। तो ये हमने जो है आज कंप्लीट कर लिए हैं अपने जो है सेक्शन 3 के 9 क्लोज। अब इसमें जो मेन जो टॉपिक है वो आपका है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, समान आशय और सामान्य आशय। और आपका जो है जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। अब जो अगला हम पढ़ने वाले हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे धारा 3 खंड 5, जो आपका कॉमन इंटेंशन और प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए ये भी है 8 तक, लेकिन वो मेन जो है वही सेक्शन है जो आईपीसी 34 थी, वो अब 3 क्लोज 5 है आपकी बीएनएस की। तो इस पर हम जजमेंट से भी पढ़ेंगे और इसमें कनेक्ट करेंगे जजमेंट से और बहुत डिटेल में इस सेक्शन को अब हम पढ़ेंगे।